वेलकम बैक। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 का दूसरा टॉपिक जो है अकाउंटिंग फॉर डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि अगर पार्टनर रिटायर हो जाए तो क्या करेंगे। तो रिटायरमेंट के लिए एक डेट फिक्स होता है, इन बिटवीन और भी अलग अलग डेट्स होते हैं। हमें एक और क्वेश्चन करना है जहाँ पे पार्टनर जो है वो बिटवीन द ड्यूरिंग द ईयर जो है वो रिटायर करता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, आज जो हम बात कर रहे हैं वो डेथ के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि प्रॉपर क्या वो पार्टनर जो वो प्रॉपर नोटिस दे के मरेगा कि मैं आज मरने मतलब मैं एक महीने बाद मरने वाला हूँ तो मैं फर्म से चला जाऊँगा ना। तो वो इमीडिएट इन बिटवीन कभी भी मर सकता है। पार्टनर का जो डेथ है वो कभी भी हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें देखो दो तीन चीज़ें ही बहुत ही क्रूशियल है जो हमें समझना है। एक, रिटायरिंग का डेट फिक्स होता है, डेथ का डेट फिक्स नहीं होता, जो डिफरेंस है दोनों में। नंबर 2 कि जो अमाउंट पेमेंट करना होता है वो हम रिटायरमेंट के केस में रिटायरिंग पार्टनर को कर सकते हैं क्योंकि वो पार्टनर जिंदा है। डेथ के केस में क्या हम उसे कर सकते हैं? नहीं। तो हम यहां पे क्या वर्ड यूज करेंगे? डिसीज्ड पार्टनर्स। क्या हम बात करेंगे? डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। डिसीज्ड का मतलब जिसकी डेथ हो गई है। तो यहां पे हम एग्जीक्यूटर, डेथ के केस में हम एग्जीक्यूटर उसके फैमिली मेंबर्स को पेमेंट करेंगे। नंबर 2, जब वो ड्यूरिंग द ईयर, जब रिटायरमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो रिटायरमेंट एक फिक्स डेट को हो जाएगा या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर, नॉर्मली ऐसा होता है। बट डेथ जो है वो ड्यूरिंग द ईयर हो जाता है। तो ग्रेटर चांसेस कि अगर सपोज वो पर्सन पूरे साल में से 3 महीने फर्म में रहा और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उस 3 महीने में जो उसने प्रॉफिट अर्न किया वो हमें देना चाहिए या फिर उसे या फिर नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो यही 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड आप सिंपल इतना इस चीज़ को इतना समझो कि जैसा आपका रिटायरमेंट होता था वैसा ही आपका डेथ होता है। सिर्फ फ़र्क एक ही है, जो मेजर जो फ़र्क है वो ये है कि रिटायरमेंट के केस में आप पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को करते थे, उसके अकाउंट के थ्रू करते थे। लेकिन डेथ के केस में आप जो पेमेंट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? वो एग्जीक्यूटर अकाउंट के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट के। तो जो भी डिसीज्ड पार्टनर होगा उसके अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर बच रहा होगा या जो भी हमें उसे देना है एज पर दी पार्टनरशिप डीड, वो सब हम ट्रांसफर कर देंगे डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। पॉइंट इज क्लियर? ये आपको समझ में रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सब कुछ सेम चलेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। समझ गए आप? सिर्फ वही यहाँ पे भी एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे भी लोन अकाउंट नहीं बनेगा। एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनेगा बट लोन का जो आगे का प्रोसेसिंग है वो नहीं होगा। ये सीबीएसई ने हटा दिया है। तो नॉर्मली ये जो क्वेश्चन था वो 6 नंबर और 8 नंबर में पूछा जाता था। तो अभी जो है इसमें जो एडजस्टमेंट जो है वो आपके इंक्रीज कर दी जाएंगे सो दैट कि जो लेवल ऑफ है ना टफनेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। चलिए तो हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर हम उसी क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखो मैंने यहाँ पे ना सब एंट्रीज वगैरह दिया हुआ, जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर बांटना हो तो हम ये एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए, अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम ये एंट्री पास करेंगे, वैल्यूड गुडविल के लिए इफ़ नॉट रेज्ड तो ये एंट्री पास करेंगे, देन इफ़ रेज्ड तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स टू ऐसा, अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। पेमेंट जब हम करेंगे तो एग्जीक्यूटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे या फिर हम एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर इन केस अगर कोई भी डेफिशिएंसी है तो हम क्या, अगर किसी पार्टनर का जो डेबिट बैलेंस है वो ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है तो हमें पार्टनर से पैसा लेना पड़ेगा, तो वो हम एग्जीक्यूटर से पैसा रिकवर कर लेंगे। तो चलिए अब जो हम कैलकुलेट करेंगे, अब हम करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे देखिए सब कुछ तो आपका नॉर्मली चलता रहेगा जैसा आपका पहले चल रहा था, तो अब कैसा चलेगा आपका प्रॉफिट, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है। तो देखो हम एंट्री ऐसे पास करेंगे। सपोज मैं आपको 2 चीज़ समझा रहा हूँ। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखो यहाँ पे मैं पेंसिल उठाता हूँ फिर अपना, अब सपोज़ करो ए बी और सी पार्टनर हैं, वो 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सपोज़ बी की डेथ हो जाती है या फिर बी आपका जो है वो रिटायर कर जाता है, कुछ भी केस होगा, कुछ भी केस हो सकता है। प्रॉफिट अगर मिड ऑफ द ईयर में होगा तो चाहे वो रिटायरमेंट हो या फिर वो डेथ हो, दोनों में देना पड़ेगा। बट नॉर्मली जो है वो हम डेथ का केस इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है कि वो पार्टनर की डेथ कब होगी। अब ये सपोज ये बोल दिया कि ABC पार्टनर है, बी रिटायर कर जाता है। अब बी रिटायर कर जाता है, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू दी
new profit sharing ratio, then we will assume that the new profit sharing ratio is 3:1. So it was also like the same before, पहले भी A को 3 ही मिल रहा था और C को 3 भी मिल रहा था, और B के रिटायर होने के बाद भी या B के डेथ होने के बाद भी इसको 3 ही मिल रहा है, इसको 1 ही मिल रहा है. तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंजेस. अगर सपोज अगर ये होता कि अभी इसका 1 हो जाता और इसका 3 हो जाता, या इसका 2 हो जाता इसका 3 हो जाता, या इसका 2 हो जाता इसका 1 ही रहता, तो भी ये चेंज हो जाता और हम इसे चेंज वाले कैटेगरी में कंसिडर करते. ठीक है, तो होपफुली कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन बोला गया है कि अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाई कर नॉर्मली नहीं होता है, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड का मतलब जिसका डेथ हो गया है. ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेन्स दी सेम, वो जो वैल्यू है अगर वो सेम रह जाता है तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी होगा हमारे पास, जैसा भी केस होगा हम उसके बारे में बात करेंगे. यही चीज़ जो है आप ऐसे ही आप क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी आप ऐसे ही एंट्रीज़ को पास करेंगे. ऐसी एंट्री आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी पास करेंगे. कुछ नहीं हमें करना है, सब कुछ नॉर्मल ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा. पॉइंट इज क्लियर. तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे. चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे. ये आपको PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लिंक भेज दूंगा इसी वीडियो के साथ. तो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट आ गया कि हम एंट्री तो ऐसे पास करेंगे, बट हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो हमारे पास 2 मेथड दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 करेंगे. एक एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों के लिए लिया है. बिफोर गोइंग टू अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करने से पहले हम ये काम कर लेंगे. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट. तो फर्स्ट मेथड इज योर सेल्स बेसिस मेथड, सेल्स और प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. सपोज करो कि पिछले साल में भी कुछ सेल हुआ होगा, पिछले साल भी कुछ प्रॉफिट अर्न किया गया, इस साल भी इस टाइम पीरियड में कुछ सेल किया होगा, इस साल भी कुछ प्रॉफिट अर्न किया हो गया होगा उस सेल के ऊपर, या फिर लॉस इनकर किया होगा, जो कुछ भी होगा. ठीक है, तो उसका शेयर उसको मिल जाएगा. तो याद रखना कि ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द पार्टनर और डिसीज पार्टनर वाज एक्टिव इन दैट पार्टनरशिप फर्म, उस पीरियड में तो सभी पार्टनर्स थे, तो हमें सिर्फ इसी पार्टनर का शेयर निकालना है. तो हम क्या करेंगे, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ दैट पार्टनर इज इक्वल टू सेल्स ड्यूरिंग द ईयर. उस टाइम जितना भी सेल हुआ है वो हम ले लेंगे. अगर वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हुआ है तो हम एनुअल सेल वर्ड यहाँ पे मेंशन करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट. इफ द क्वेश्चन सेज कि वो 10% का प्रॉफिट है, एज्यूम करता है कि सेल्स के ऊपर 10% का प्रॉफिट अर्न करेगा, या फिर हमें फाइंड आउट करना होगा जैसा भी क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग. तो हम इसमें ऐसा काम करें, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. अगर उसका शेयर है 1/3 तो हम 1/3 लेंगे, 1/6 तो 1/6 लिख देंगे. या फिर दूसरा है कि अगर आपके पास एनुअल सेल्स दिया हुआ हो कि पिछले साल के बेसिस पे ही चलेगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम सेल्स दिस ईयर ऑल्सो, तो एनुअल सेल्स ले लेंगे जो भी पिछले साल का सेल्स दिया होगा, मल्टीप्लाइड बाय मंथ और डेट, मंथ और डे. अगर सपोज 3 महीने के लिए हमारे पास रहा तो 3/12, अगर वो 90 डेज के लिए रहा तो 90/365, ये हम ऐसा ले लेंगे. मल्टीप्लाई द रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है उसका, जो हम एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं या फिर जो पिछले साल का होगा उसी के अकॉर्डिंग, इंटू शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट ऑफ कौन सा आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. ठीक है, और हम कैसे एंट्री पास करेंगे उसके बारे में भी हम देखते हैं. चलिए कैसे देखेंगे. एक क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए. A, B और C पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1. C डाइड ऑन 30 जून को मर गया. तो अब देखो कितने दिन के लिए रहा हमारे पास, 31 मार्च 2018 को सेल्स जो था वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो था 1 लाख रुपये था और सेल्स जो था वो 10 लाख रुपये था. तो अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में आप R फाइंड आउट कर सकते हैं. रेट ऑफ रिटर्न क्या है आपके पास, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो रेट इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास रिटर्न कितना आ गया, 10% आ गया. ठीक है, अभी आपके पास 10% आ गया, तो अब आप कैलकुलेट कीजिए. अब इस साल का हमें कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब इस साल का सेल कितना होगा, सेल्स वर 1,50,000, इस पीरियड का सेल दिया हुआ है 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना दिया हुआ भाई, रेट इज 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 आ गया. उसका शेयर कितना है 2:1. डेथ किसकी हो रही है, C डाइड, तो 1/5 ले लो और निकाल लो यहाँ पे 10,000. तो यहाँ पे आपके पास 3,000 आ जाएगा. और देखो हमारे सॉल्यूशन भी 3,000 आ गया और यहाँ पे भी वैल्यू भी 3,000 आ गया. ठीक है, तो देख लो यहाँ पे
तो एवरीथिंग विल बी लाइक द सेम थिंग ओनली। यहाँ पे मैंने आपको अभी सॉल्यूशन समझाया है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन मैंने निकाला भी सेम है, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100। ये क्यों लिखा है मैंने इसको यहाँ पे, इसको टाइम से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पे बोला गया अप्रैल से लेकर जून तक का सेल दिया हुआ था, यहाँ पे एनुअल सेल नहीं दिया हुआ था, तो टाइम पीरियड के लिए हमें सेल पहले से ही दिया हुआ, तो हमने ये निकाल लिया। 10/100 कहाँ से आया, मैंने आपको लिख के भी समझाया है कि लास्ट ईयर उसने 1 लाख रुपये अर्न किया 10 लाख के सेल पे, तो रेट ऑफ रिटर्न आप कितना निकालोगे, रेट ऑफ रिटर्न इज योर 10%। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेथड नंबर 2 बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, बोलेगा कि पिछले साल जो हमने प्रॉफिट अर्न किया था उसी के बेसिस पे इस साल भी उसको प्रॉफिट दे दो, या फिर पिछले 4 साल के एवरेज के बेसिस पे दे दो, या फिर 3 साल के एवरेज पे दे दो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिसीज पार्टनर के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। इफ़ दे आर सेइंग कि एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स, तो हम 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसे टाइम से, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो एनुअली आएगा, लेकिन वो तो पूरे साल के लिए हमारे पास रहेगा नहीं, कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेगा, तो टाइम वही डे मंथ अपॉन जितने भी टाइम पीरियड के लिए रहेगा। अगर वो 5 मंथ्स के लिए रहता तो 5/12, अगर वो 100 डेज़ के लिए रहता तो 100/365 इंटू डिसीज शेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम ये काम कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं इसका कि हमारे पास क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, राम मोहर, ये आपके पास दे दिया गया है, एंड क्वेश्चन को एक बार पॉज करके पढ़ लो। कंप्लीट एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 17 एंड 18 वर 7,000, 8,000 और 9,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट जोशीज प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। अब ये तो करना पड़ेगा, क्या बोला गया, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर के वाली बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए निकाला एवरेज प्रॉफिट, मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तीनों ईयर को ऐड करा, 3 से डिवाइड किया तो 8,000 मेरे पास आ गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट फिर मैंने निकाला, वही एनुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने के लिए हमारे फर्म में था वो, तो 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 1/3 उसका शेयर था, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो यहाँ पे दिया हुआ था नहीं, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम इक्वली ले लेते हैं। तो 3 पार्टनर थे तो 1/3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो हमारे पास कितना आ गया, 444.44 अप्रॉक्सीमेट आ गया। तो आप इसे कितना ले सकते हैं, आप इसे 444 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो कमेंट कीजिए, पूछिए, जो कुछ भी करना है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करो, समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी बताओ, कभी भी पूछो, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 70। अगर मैं ध्यान से देखूं ये क्वेश्चन क्या आप लोगों के लिए सही है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आज मैंने आपके लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 70, बस यही क्वेश्चन आज हम करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम कर रहे हैं ना। और इसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको, इसमें आपको कुछ ये नहीं है कि बस यही तक हम करेंगे, बस इसके बाद हमें और नहीं करना है। आपके लिए और भी क्वेश्चंस हैं, बट ये बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो हम फिर दोबारा कर लेंगे। ठीक है, बार बार तो सीख सकते हैं ना, सीखने में तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो क्या बोला गया, क्वेश्चन को पॉज करो और पॉज करके एक बार जो है वो ध्यान से, तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैंने पॉज किया था आप लोगों के लिए, आप लोग दोबारा से पॉज करके पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहला काम क्या था कि मुझे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मैं क्या, ये लाइन छोड़ देनी, ये जो लास्ट लाइन लिखा हुआ ना, प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये नहीं है हमारे पास। हमें पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना है। दैट मीन्स कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, टोटल बनाना है। अगर हो सकता है पॉसिबल तो हम बैंक अकाउंट भी बनाएंगे और एग्जीक्यूटिव का अकाउंट भी बनाएंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 1-2 बार बनाएंगे, वो भी वर्किंग नोट का एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अभी जी हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम, और आज का कार्य जो फुल फ्लेज क्वेश्चन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है रिटायरमेंट और डेथ में। रिटायरमेंट और डेथ में एक मेजर डिफरेंस है कि रिटायरमेंट में आप रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर सकते हैं, डेथ में आपको मरना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड दिया हुआ था, तो देखो मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ना वो बना लिया। बोला था कि पेटेंट 3,000 से कम हो रहा है, 8,000 पे वैल्यू किया गया था, मशीनरी जो है वो 2,000 कम पे वैल्यू किया गया है, बिल्डिंग जो है वो 5,000 ज़्यादा पे किया गया है। पहला क्वेश्चन है नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों इक्वल,
नो प्रॉफिट नो लॉस, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड इक्वल, क्रेडिट साइड इक्वल, कोई भी प्रॉफिट नहीं, कोई भी लॉस नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा आपको एक क्वेश्चन मिला है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन और हमारे पास कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमने ये कर लिया। अब अगर कुछ नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या कुछ दिया हुआ, ध्यान से अब हम देखेंगे। अब आपके लिए इतना, हम इसको ऐसा कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला काम क्या किया गया है, ए, बी और सी का जो ओपनिंग बैलेंसेस था 25 और 15,000 रुपये ये डाल दिया गया है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था, एक पॉइंट दिया गया था इसमें कि हमें क्या करना है, हमें रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। तो हमने यहाँ पे देखो 6,000 रुपये रिजर्व के बारे में जो था उसको मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में मैंने ये कर दिया आपके पास। ठीक है, फिर क्या था हमारे पास, एक ए का भी लोन दिया हुआ था। याद रखना आप, यहाँ पे ए का लोन अगर लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर वो डेबिट साइड में दिया होगा तो आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो आपको ये याद रखना। तो एज लोन दिया होता है, दैट मीन्स कि ए ने फर्म को लोन दिया था 5,000 रुपये। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एज लोन अकाउंट 5,000 रुपये लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें की हुई हैं, उसको ध्यान से समझना है। अब हमें पॉइंट क्या क्या बोला गया था कि देना क्या क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर देना है, उसको गुडविल देना है, गुडविल को हमें ऐसे वैल्यू करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये आप लोग इसे ध्यान से इमीडिएटली पढ़ लो। और फिर बोला कि हाफ ऑफ द ड्यू अमाउंट इज़ ऑल्सो टू बी पेड। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 रुपये था, 10% पर एनम के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स के लिए। वो 1 अक्टूबर को इसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो 6 महीने के लिए मैंने निकाल लिया, 1250 आया। और यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1250। ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1250 यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको किसके थ्रू किया है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू किया है। ठीक है, चलो जी। देन आता है हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये भी हम ए के लिए ही निकाल रहे हैं, मैंने ए वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे ए के लिए, क्योंकि ए की डेथ हुई है। शेयर ऑफ प्रॉफिट उसने क्या बोला था, 50 प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। तो 15,000 वॉज द प्रॉफिट, 15,000 इंटू 6/12, 6 महीने के लिए था हमारे पास, इंटू 5/10, क्योंकि 5 उसका शेयर कितना होगा पूरे, अगर 6 महीने का प्रॉफिट अगर 7,500 हो जाए या 10,000 हो जाए तो उसका तो आधा ही होगा ना उसका। तो 3,750 आ गया। तो यहाँ पे मैंने 3,750 भी लिख दिया। अब क्या किया, अब हमें गुडविल की वैल्यू, अब वो जा रहा है तो उसकी वैल्यू तो सेक्रीफाई हो रही है, जा रहा है तो देखो उसका मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। यहाँ पे देखो 15,000 आ गया इंटू 2.5, तो 37,500 आ गया मेरे पास गुडविल की वैल्यू। आप भी कैलकुलेट कर लेंगे, देखेंगे अगर मेरी कोई मिस्टेक है या नहीं है, ये भी आपका काम है, ढूंढेंगे आप। शेयर ऑफ ए निकाल लिया मैंने, 37,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/10, तो 18,750 देना है, जो कि बी और सी देगा। आप यहाँ पे गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, तो गेनिंग रेशियो 3:2 आएगा। तो 11,250 कौन देगा, बी देगा, एंड 7,500 कौन देगा, सी देगा। तो हमने ले लिया इनके अकाउंट से, ए के अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 11,250 और सी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 7,500। सेम वैल्यू से मैंने बी और सी के कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये सब हमने सारा काम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। अब आप याद रखो, रिटायरमेंट में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते थे एज लोन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद हम क्या लिख देते थे, एज लोन अकाउंट। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे हम ए के लोन अकाउंट में कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि ए की तो डेथ हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाला, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ किसके नाम के थ्रू निकाला है, टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट 56,750। ऐसे ही आप बी और सी का निकाल लो, और बी और सी तो हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर है, तो इसका टू बैलेंस कैरी डाउन के फॉर्म में आ जाएगा 15,550 एंड 8,700। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे अपने आप। और ध्यान से आपको ये करना है, इसको सिर्फ देख के छोड़ नहीं देना, आपको ये साथ साथ करना है। और देखेंगे कि मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है क्या, बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, बट आप देखना, ढूंढना कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। आप दैट मीन्स कि वो डिफरेंस है बुक के अकॉर्डिंग या नहीं है। ठीक है जी, ये तो हमने कर लिया। चलो जी, अगले पार्ट पे चलते हैं। अब आते हैं हम बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट से भी पहले हम आते हैं यहाँ पे अब हमें क्या बोला गया था कि हम एग्जीक्यूटर को 50% दे देंगे। तो हमने एक एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ पे बनाया, देखो ध्यान से देखना, एक एग्जीक्यूटर अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया, और एक एग्जीक्यूटर अकाउंट में लिख दिया 56,750, और बैंक अकाउंट से दे दिया 28,375। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बैंक तो था नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, बैंक से मैंने लोन लिया है, बैंक से मैंने लोन लिया। मैंने एज्यूम किया है कि हम लोग बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। तो टू बैंक अकाउंट 28,375। अगर आपको बैंक अकाउंट नहीं लिखना है तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं।
इतना दे दिया, और एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में मैंने बाकी बैलेंसिंग अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो पूरा का पूरा अमाउंट ही एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्रेडिटर लिख लिया, एग्जीक्यूटर का लोन लिख लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लिया, बैलेंसिंग फिगर ऑफ बी एंड सी लिख लिया, बिल्डिंग्स की भी जो भी वैल्यू थी चेंज वैल्यू वो लिख लिया, मशीनरी की वैल्यू चेंज हो गई थी वो भी लिख लिया, स्टॉक भी लिख लिया, पेटेंट्स भी लिख लिया, डेटर्स, कैश। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट लिखा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है और ये आपके पास प्रॉफिट का है, तो इन दोनों को हम क्लब कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट क्यों लिखा है, आप लोगों ने ध्यान दिया इस चीज़ को? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस इसीलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं बोला गया कि इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा आगे जाके, कहीं पे हमें कुछ भी मेंशन नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर ए रिटायर भी हो जाता है हमारे फर्म से तो इसका मतलब क्या है, अगर ए चला गया सपोज़ तो बी और सी किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में हमारा प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो इसका मतलब वो सेम है जो पहले हुआ करता था। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे ये सब करने के बाद हमारे पास बैलेंस शीट देखो यहाँ पे इजीली आपका मैच हो जाएगा और बस कहानी ख़त्म, हमारे पास ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट आ गया। तो अब आप लोग मुझे खुद से ही सोच के बताओ कि कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है? सिर्फ एक चेंज हुआ है, ये वाला चेंज हुआ है, और तो कुछ चेंज हुआ नहीं है हमारे पास। ठीक, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।